Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो चेल्सी का ट्रांसफ़र बिजनेस समझने की आज कोशिश करेंगे थोड़ी सी। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एवर्टन ने जब 50 मिलियन की बिड जो रिजेक्ट कर दी चेल्सी की, तो 60 मिलियन की बिड अब लगाने के लिए तैयार है चेल्सी, और एड ऑन्स इंक्लूड करके कुछ उस फिगर के आसपास चेल्सी पहुंच जाएगी एंथनी गॉर्डन के लिए। एवर्टन से नेगोशिएट करेगी चेल्सी कुछ उस फिगर के आसपास। यहाँ पर रफाएल लेआओ के लिए भी इंक्वायरी करी थी चेल्सी ने, लेकिन 150 मिलियन का जो रिलीज़ क्लॉज है एसी मिलान ने वो कम्युनिकेट किया चेल्सी को, तो अभी न्यूज़ आ रही है कि बैकआउट करने के लिए तैयार है चेल्सी उस डील से। और वेस्ली फोफाना की 70 मिलियन की बिड जो है वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एड ऑन हैवी थी काफ़ी। 60 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स थे उसमें, और 10 मिलियन जो एड ऑन्स थे काफ़ी एम्बिशियस थे। तो चेल्सी अभी भी कोशिश कर रही है लेस्टर पे प्रेशर बनाने की, क्योंकि उनको पता है प्लेयर जो है ज्वाइन करना चाहते हैं चेल्सी, और कोशिश कर रही है चेल्सी की थोड़ा सा और रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए डील को, क्योंकि वो रिकॉर्ड फ़ी नहीं पे करना चाहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते हैं सेंटर बैक को साइन करने के लिए। हैरी मैगवायर की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड फ़ी है उसको सरपास नहीं करना चाहते, और लेस्टर वही चाहती हैं। तो लेस्टर यहाँ पर थोड़ी सी एडमेंट है, और इसका सीधा सीधा रिलेशन एंथनी गॉर्डन की डील से। देखिए, अगर मैं लेस्टर हूँ और मैं देख रहा हूँ चेल्सी को कि वो एंथनी गॉर्डन के लिए 60 मिलियन देने को तैयार है, तो मैं तो भाई 80 छोड़ो 90 100 बहुत कुछ मांग लूँ मैं तो चेल्सी से इस समय। सीधी सी बात है, मतलब अगर एंथनी गॉर्डन की इतनी ज़्यादा दरकार है तो ठीक है, अगर मैनेजर को चाहिए, कोचिंग स्टाफ को वो प्लेयर चाहिए और ओनर को चाहिए तो लेके आना चाहिए एंथनी गॉर्डन को। लेकिन 60 मिलियन, मतलब दिस इज़ वल्गर, मतलब दिस इज़ ऑब्सीन भाई। ये जो 60 मिलियन का प्राइस है, मैं एंथनी गॉर्डन के अगेंस्ट नहीं हूँ चेल्सी आने के लिए, क्योंकि अभी न्यूज़ आ रही है कि हकीम ज़ियत जैसे हो सकता है आयाक्स वापस चले जाएं, वर्नर ऑलरेडी जा चुके हैं, कैलम हडसन ओडोई की बायर लेवरक्यूसन की न्यूज़ आ रही है कि ही कैन जॉइन बायर लेवरक्यूसन ऑन लोन, तो वो एक चीज़ है। तो एंथनी गॉर्डन का आना उस जगह तो इट मेक सेंस, लेकिन 60 मिलियन भाई, मतलब ठीक है, ही इज़ अ स्किलफुल प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन 60 मिलियन क्या होता है आज की तारीख में आप एक डेवलप्ड प्लेयर के देते हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप अनप्रूवन टैलेंट के नहीं देते हैं। मतलब एंथनी गॉर्डन को 1-1.5 सीज़न हुआ है अभी प्रीमियर लीग में, और ठीक है, मतलब ही इज़ एन एक्साइटिंग टैलेंट, और काफ़ी मतलब उनका रहता है एक, मतलब जब भी एवर्टन खेलती है अच्छा तो एंथनी गॉर्डन को अच्छा खेलना पड़ता, तब जाके थोड़ा सा दिखता है कि हाँ शायद एवर्टन आज कुछ कर सकती है। लेकिन ये 60 मिलियन का थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता। बट अगेन, इस समय चेल्सी डेट फ्री है, पैसा बहुत मतलब आ चुका है, नया पैसा आ चुका है, तो पैसा खर्च कर सकती है। लेकिन क्या ये इंटेलिजेंट रिक्रूटमेंट है? अब देखिए, अभी जैसा मैं कह रहा हूँ मैनेजर को बैक करने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये इतना ज़्यादा डेस्परेशन क्यों है। मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि हम अपने ऑलरेडी जो हमारे पास प्लेयर्स थे उनको चांस दे सकते थे। क्या गॉर्डन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? हाँ करते हैं। ही इज़ दैट प्रोफाइल जो हमारे पास इस समय नहीं है। ही इज़ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो राइट साइड पे खेल सकते हैं, जो डिफेंडर्स को एक 1-on-1 सिचुएशंस में, 1v1 सिचुएशंस में ही कैन टेक ऑन डिफेंडर्स। बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बॉल पे बहुत ज़्यादा अश्योर्ड है। तो यहाँ पर सेंस है कि एंथनी गॉर्डन जैसे प्लेयर को आप चेल्सी लाएंगे तो समझ आता है आप क्यों लेके आ रहे हैं। लेकिन 60 मिलियन, अब वही है, प्राइस टैग एक प्रेशर लेके आता है। अगर एंथनी गॉर्डन आ भी जाते हैं, चेल्सी दे भी देती है वो प्राइस, और ऑब्वियसली एवर्टन मान ही जाएगी 60 मिलियन पे तो। लेकिन बात ये है कि एवर्टन रिलेक्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके पास अभी रिप्लेसमेंट साइन करने का टाइम नहीं है। वो वाली बात एक है जो अगर क्लब्स इतने लेट जब नेगोशिएशंस करते हैं आप किसी भी क्लब से, तो सेलिंग क्लब है वो ऑब्वियसली हमेशा एडवांटेज पे रहेगा, क्योंकि वो सीधा सीधा बोलेंगे कि हम इस प्लेयर को नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारे पास अभी रिप्लेसमेंट साइन करने का टाइम नहीं है। और अगर हम रिप्लेसमेंट लेके आएंगे तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हमें भी किसी और क्लब से नेगोशिएट करना होगा। तो हम जिस पैसे पे हम जो प्राइस कोट कर रहे हैं, भैया वो आप पे कीजिए प्लेयर के लिए, लेके जाइए और जो आपको करना है फिर कीजिए। तो
लेस्टर भी इसी वजह से जो है होल्ड किए हुए है चेल्सी को लेवरेज पे, और सेम चीज़ जो है वो एवर्टन भी करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब 50 मिलियन की बिड जो रिजेक्ट कर दी है तो लेस्टर भी देख के बोलेगी कि भाई जब तुम गॉर्डन के लिए 60 मिलियन दे रहे हो तो फोफाना के लिए 85 मिलियन क्यों नहीं दे सकते। और चेल्सी को ये चीज़ें अब जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर गॉर्डन नहीं भी आता है तो ठीक है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं थ्रिल्ड नहीं हूँ इस डील को लेके। मैं तो उल्टा ये सोच रहा हूँ कि ये अगर आ गया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इज़ अ बैड प्लेयर या किसी भी तरीके का मैं डाउट कर रहा हूँ टूकल के या हमारे टीम के रिक्रूटमेंट पे, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया हुआ है। और ओबामेयांग जैसा न्यूज़ आ रही है कि ही विल बी अ चेल्सी प्लेयर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है वहाँ पे भी आपने 25 से 30 मिलियन के बीच में जो एक फिगर है वो स्पेंड किया है। तो पैसा तो आप खर्च कर रहे हैं, बट क्या आप सही प्रोफाइल्स पे खर्च कर रहे हैं वो एक चीज़ है जो देखी जानी बाकी है। लेकिन जो प्रोफाइल अभी बची हैं जिन पे हमको काम करना है और जो हमारे टीम में आने हैं प्लेयर, आई थिंक फोफाना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। आई थिंक फोफाना को तो लेके आना ही चाहिए चेल्सी को। तो ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि 60 मिलियन आप गॉर्डन के लिए दे रहे हैं लेकिन आप 10 मिलियन के वैल्यूएशन से छूट रहे हैं फोफाना में। वो थोड़ी सी बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, बट अंदर की बातें क्या है हम नहीं जानते हैं। तो वो एक चीज़ है। और एक न्यूज़ आई है नॉन चेल्सी रिलेटेड, तो जूड बेलिंगम में इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ऑब्वियसली ये आना ही था। मतलब एक मिडफील्डर, जब कैसेमीरो जैसा बड़ा मिडफील्डर रियल मैड्रिड लूज़ करती है तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट की तलाश तो स्टार्ट हो ही जाएगी। और एक अच्छा सम भी दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 70 मिलियन के रीजन में, तो मौका मिलता है रियल मैड्रिड को एक रीबिल्ड करने का। और मतलब अगर वो जूड बेलिंगम को ले आते हैं तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। जूड बेलिंगम का प्रोफाइल बहुत अलग है और कैसेमीरो का प्रोफाइल बहुत अलग था। तो यहाँ पर मैं ऐसा देखता हूँ कि वैलवर्डे जो हैं वो शायद कैसेमीरो के डिस्ट्रॉयर वाले रोल में आप उनको देख सकते हैं। चुआमेनी को भी आप शायद उस रोल में देख सकते हैं, ऑल्दो वो उनकी प्रोफाइल नहीं है। आपको डेवलप करना पड़ेगा उनको या कामाविंगा में से किसी एक को वो रोल खेलने के लिए। वैलवर्डे वो रोल खेल सकते हैं एंड जूड बेलिंगम विल बी और अदर मिडफील्डर जो बॉल को कैरी करता है, जो प्रोग्रेसिव जो प्ले है वो लेके आता है। तो उसकी पे हम एक डिटेल में बाद में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अगर एक बार और थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो कंफर्म हो जाता है रियल मैड्रिड का जूड बेलिंगम में तो उसमें डिटेल में हम घुसेंगे। तो अभी उन सब बातों के बारे में बात करने से फ़ायदा है नहीं, एक बार चीज़ें जो है कंफर्म हो जाए फिर देखते हैं। तो जूड बेलिंगम मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी साइनिंग हो सकती है और सॉल्यूशन जो है कैसेमीरो का वो रियल मैड्रिड को अपने अंदर ही मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लिवरपूल के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि मुझे लगा था कि लिवरपूल शायद अपनी मिडफील्ड की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए जूड बेलिंगम की तरफ देख सकती है और शायद लास्ट मोमेंट पे टेम्प्ट हो सकती है जूड बेलिंगम पे जाने के लिए। लेकिन लग नहीं रहा है कि लिवरपूल की तरफ से कुछ है हरकत। और इस समय अगर रियल मैड्रिड कूद जाते है किसी भी प्लेयर के पीछे तो आपको पता है कि फिर तो मतलब एक तरफा रेस ही होती मोर ऑफन देन नॉट। तो वो एक चीज़ है देखने वाली कि क्या यहाँ पर लिवरपूल जो इतने टाइम से स्काउट कर रही है बेलिंगम को, उनको फिर मतलब परस्यू कर पाएगी और या फिर वो रुकेंगे। उनको लगता है कि इस समर अगर वो रियल मैड्रिड नहीं उनको साइन करती है तो नेक्स्ट समर उनका चांस होगा, क्योंकि रियल मैड्रिड कभी भी जब इतनी बड़ी साइनिंग करती है तो बिहाइंड द सीन्स बहुत काम कर लिया होता है ऑलरेडी उन्होंने। तो कंपटीशन उतना उनको फेस करना नहीं पड़ता। और दिस इज़ रियल मैड्रिड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं है, लिवरपूल का भी जो है पुल बहुत अच्छा है इस समय, उनका स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड की जो अप्रोच है ट्रांसफर मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। तो एम्बापे का एक बार आप सागा साइड में रख दीजिए तो इट रेयरली हैपन्स कि जो प्लेयर वो टारगेट कर रहे हैं उस पर दे मिस आउट। तो एक देखे जाने वाली बात है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ख्याल है एंथनी गॉर्डन को लेके, फोफाना को लेके, जूड बेलिंगम को लेके। ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताएं और एक डिटेल्ड ट्रांसफ़र राउंड अप और करेंगे चेल्सी का, क्योंकि एक हफ्ता बचा है अभी। देखिए जैसे मैंने कहा जो भी टीम्स को जो भी ट्रांसफ़र करना है अब जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। क्या चेल्सी फोफाना को ला पाएगी, एंथनी गॉर्डन की डील में क्या होगा, फ्रैंकी डियोंग का फ्यूचर क्या होता है, ओबामेयांग की डील कब तक फाइनल होगी अगर होगी तो, और आपको क्या लगता है बाकी जो ट्रांसफ़र्स हैं उनमें किस तरीके की प्रोग्रेस होगी। तो प्लीज़ ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।